विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत की ऋतुएं कर रहे थे हम, सीजन्स ऑफ इंडिया। उसमें मैंने आपको क्या करा दिया था, ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और सबसे पहले क्या कराया, शीत ऋतु। उसके बाद कराया ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में अरब सागरीय मानसूनी शाखा हमने कर ली है। अब मैं बंगाल की खाड़ी शाखा बता रहा हूं आपको कि बंगाल की खाड़ी शाखा कैसे कैसे बारिश करती है, वर्षा करती है। ठीक है, तो 1 जून को दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप से टकराने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ती है। किस तरफ? 1 जून यानी 1 जून। 1 जून मतलब 1 जून को दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप से टकराने वाली साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है। इस समय ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बंगाल की खाड़ी पर क्रमशः दक्षिण से उत्तर खिसकता है, दक्षिण से ऊपर की तरफ जाता है ITCZ, जिसके सारे बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। कहां चलते हैं? पूरब से पश्चिम चलते हैं। ये सामान्यतः आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट। अब रायलसीमा तट पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? कुर्नूल पड़ता है, उडप्पा पड़ता है, अनंतपुर पड़ता है, चित्तूर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। कौन कौन से? कुर्नूल, उडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर। हाईलाइट कर दीजिए रायलसीमा पर पहुंचकर चक्रवातीय वर्षा करते हैं। तो उस तरफ कौन सी वर्षा होती है भाई? चक्रवातीय वर्षा होती है। किंतु भारत में पूर्वी तट के सारे 3 उच्च ताप तथा निम्न दाब के केंद्र बनाते हैं। एक छोटा नागपुर पठार, एक दंडकारण्य और एक मैसूर पठार। दंडकारण्य देखो, जब आप एटलस देखोगे तो छत्तीसगढ़ के नीचे नीचे लिखा होगा दंडकारण्य। देखो, चेक करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बट आपको दंडकारण्य लिखा हुआ दिखना चाहिए। आईएएस का क्वेश्चन है। क्या है? नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार पता होना चाहिए कहां पर है। कहां पर है? अरे झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। एटलस है? एटलस नहीं है। बिना एटलस के भूगोल नहीं हो सकता। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं और एटलस नहीं खोला है, नहीं आएगा समझ में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में दिख रहा है। नेतरहाट है यहाँ की रानी। छोटा नागपुर पठार की रानी नेतरहाट। जैसे हमारी पहाड़ों की रानी कौन है? मसूरी। वैसे ही छोटा नागपुर पठार की रानी नेतरहाट। ये भी आईएएस का क्वेश्चन रहा कभी। ठीक है। और एक हो गया मैसूर पठार। मैसूर सुना है? कहां पड़ता है मैसूर? कर्नाटक में पड़ता है ना। टीपू सुल्तान, हैदर अली पढ़े हो? उससे पहले वहां वोडियार डायनेस्टी थी। 1761 में हैदर अली वहां का सर्वे सर्वा बन गया। कहां का? अरे यार, मैसूर का सर्वे सर्वा बन गया। कहां का? वैसे राजा कौन था? चिक्का कृष्णराज था, वोडियार डायनेस्टी का था। उसको बंदी बना दिया एक तरह से। किसने? हैदर अली ने। कहा तो सिपाही भर्ती हुआ था, बाद में सिपह सालार बना और एक दिन सर्वे सर्वा हो गया, मतलब राजा बन गया, सुल्तान बन गया। फिर उसका बेटा आया, कौन? टिप्पू सुल्तान। लेकिन उसी समय अंग्रेज भी थे यहाँ। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए। 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799 वेले जल्ली के समय में टिप्पू सुल्तान मारा गया। आगे चलकर फिर किसी वॉइस रॉय ने वोडियार डायनेस्टी को वापस किया। हो कौन? मैसूर। पता है? नहीं पता है? इतिहास पढ़ो। पता है किसने किया मैसूर वोडियार डायनेस्टी को? पहली बार ऐसा देखा हमने कि अंग्रेजों ने किसी को वापस किया हो। अंग्रेज तो लेना जानते थे, खाली देना थोड़े जानते थे। तो भाई, भारत में पूर्वी तट के सारे 3 उच्च ताप और निम्न दाब के केंद्र बनाते हैं। नंबर 1 छोटा नागपुर पठार, नंबर 2 दंडकारण्य, नंबर 3 मैसूर पठार। इसका कारण इन पठारों पर विभिन्न मानवीय क्रियाएं जैसे वननाशन, खनन, परिवहन, औद्योगिकरण, नगरीकरण। ये देखा होगा आपने, ये जो दंडकारण्य वाला नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा नक्सलिस्ट एरिया है। नक्सलिस्ट, नक्सलवाद समझते हो? अरे नक्सलवादी सुने हैं? जंगलों में तो आदिवासी भी रहते हैं, वो नक्सलवादी थोड़े होते हैं। जंगलों में हमारी राजी जनजाति भी रहती है उत्तराखंड में, वो नक्सलवादी थोड़े हैं। जंगलों में रहते हैं,
लेकिन क्या हुआ कि तो कम्युनिस्ट विचारधारा, माओ से तुंग की नीतियों को फॉलो करने वाले कौन? माओवादी। लेकिन वेस्ट बंगाल में चारू मजूमदार, कानू सानियाल, कई बार बता चुका हूं मैं, चारू मजूमदार, कानू सानियाल, फसल लूट की एक घटना, वहां से नक्सलवाद शुरू हुआ, क्योंकि गांव का नाम था नक्सलबाड़ी। क्या नाम था? है वो माओवाद, लेकिन क्योंकि नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ इसलिए भारत में उसको बोलते हैं नक्सलवाद। अब ये जब जंगलों में रह रहे थे लोग, तो वहां खनन बड़े बड़े क्या मिले? खनन पेटियां मिली भाई, है ना, कोयला वहां, लोहा वहां, क्या नहीं है वहां। दांतेवाड़ा जाओ, नक्सलिस्ट एरिया है। क्यों है? क्योंकि खनन है। बाहर वाले आए, बाहर वाले मतलब बड़े बड़े उद्योगपति आए, वो तो अरबों खरबों में कमा गए, और जो वहां का आदिवासी है उससे उसके जल जंगल जमीन सब छीन लिए गए। तो क्या किया उन्होंने? हथियार उठाए, है ना, नक्सलवादी बन गए वो। दिन में वो किसान है, क्या है, लेकिन अगर उनके जहां पर उनको लगता है कि क्या हमारे साथ गलत हुआ है, तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि जो सरकार है और सरकारी कर्मचारी है वो आपका क्या है? शत्रु है। सीआरपीएफ आपकी शत्रु है। तो वो किस पर हमला करते हैं? तो सुना होगा आपने, सीआरपीएफ पर करते हैं, है ना, रमन सिंह सरकार के समय नेताओं पर करते हैं। और क्या करते हैं? कलेक्शन होता है, कलेक्शन। क्या होता है? आप बैंक पीओ हो कहीं नक्सलिस्ट एरिया में, आपकी तनख्वाह मिली तो आपको कुछ भेंट देनी पड़ेगी। तो उनका एक बहुत बड़ा बजट भी है नक्सलिस्ट का। सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं वो, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं। कैसे? उनका मानना यह है कि वो जो कार्ल मार्क्स का मानना था कि उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की वजह से ही हम गरीब हैं। कौन? हमारा सारा पैसा किसने छीन लिया? उद्योगपतियों ने। और लाल सलाम, क्या, बाकी बहुत सारी वेब सीरीज बन गई है, देखो उसको। तो वन नाशन हो गया भाई, वनों को काट दिया गया, खनन हो रहा है भयंकर, जिसे बोलते हैं कोल आवंटन घोटाले हुए इस देश में यूपीए 2 के समय में। परिवहन, अत्यधिक परिवहन भी खतरनाक होता है। जैसे माना आपका एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट है, जैसे क्या है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही है, सब जहाज यहीं उतरते हैं। ये एक तरह का हीट आइलैंड है। क्या है? जैसे अगर अगल बगल का टेम्परेचर माना 40 डिग्री होगा, तो वहां का 43-44 डिग्री होगा। हीट आइलैंड क्यों बोल रहे हैं? कि किसी क्षेत्र के बीच में एक ऐसी जगह जहां पर इंडस्ट्री कोई सेटअप है या कोई हवाई अड्डा है, जहां पर जहाज उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, वही जब जहाज उतरेगा तो अपनी हीट छोड़ेगा, तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा? अगल बगल बढ़ जाएगा। और यही काम आप उत्तराखंड में कर रहे हो। कहां? जब यात्रा पर जा रहे हो तो अत्यधिक, पहले बस में जाते थे लोग, अब सब अपनी अपनी कारों में जा रहे हैं। सब अपनी कारों में जाएंगे, सब अपनी बाइकों में जाएंगे, स्कूटियों में जाएंगे, तो क्या होगा कि बीच में तो इंजन यांत्रिक क्रिया चल रही है ना, गर्म होगा ना, लेकिन आपने खड़ा कहां किया? बद्रीनाथ में खड़ा कर दिया। अपनी गाड़ी कहां कर दी? बद्रीनाथ में खड़ी कर दी। सोनप्रयाग में खड़ी कर दी आपने। कितनी गाड़ियां हैं जी? 10,000 गाड़ियां हैं, 10,000 कारें। कितनी? अब यार वो 10,000 कारें जब वहां पे अपनी हीट छोड़ेंगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। बद्रीनाथ में अब जल्दी से बर्फ पड़ती नहीं है उस तरह की, है ना, ग्लेशियर पिघलते हैं अगल बगल के जो, और जो वेजिटेशन होता है, हाईली सेंसिटिव जोन होते हैं, वो भी, जड़ी बूटियां भी क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती, नष्ट हो जाती। ये पता है? इवन बहुत ज्यादा मानवीय जो पहुंच होती है उसकी वजह से भी वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कारण क्या है? बॉडी में भी तो, हमारी बॉडी में क्या टेम्परेचर है, सांस ले रहे हैं, है ना। तो कितने पहुंच गए जी? 10 लाख पहुंच गए। अब 10 लाख लोग जाएंगे यार वहां, सांस लेंगे, जो भी है, ह्यूमन वेस्ट है और बहुत सारी चीजें हैं, तो दिक्कत होगी। तो चलो जी, कहां तक पहुंचे हम? वन नाशन, खनन, परिवहन, औद्योगिकरण, नगरीकरण। नगरीकरण, नगरीकरण से कैसे होगा? पहले आपने मकान बनाया, फिर उस पर क्या किया? 2 मंजिला चढ़ाया, फिर 3 मंजिला चढ़ाया, फिर 4 मंजिल चढ़ाया, फिर सामने वाले ने मकान बना दिया, उसने भी 5 मंजिल बना दिया, तीसरे ने 6 मंजिल बना दिया, चौथे ने 7 मंजिल बना दिया। अब घुटन होने लगी, अब सबने एसी लगा दिए। अब एसी लगा दिए तो सारी हीट कहां जा रही है? इवन ये मान के चलिए, जो टंगस्टन वाले जो बल्ब थे ना, जो कि 90% टेम्परेचर देते थे, ताप देते थे, 10% क्या देते थे?
रोशनी देते थे। आज एलईडी है, इनको आप 10 घंटे भी जला के रखो, हाथ से पकड़ सकते हो, गर्म नहीं होती है। और जो आपका टंगस्टन वाला बल्ब था, वो क्या क्या था, उसे जलाओ और 2 मिनट बाद उसको पकड़ के दिखा दो, हाथ चिपक जाता था, उसमें छाले पड़ जाते थे हाथ में। यानी वो 85% क्या देता था, हीट, और 15% से लेकर 10% क्या देता था, लाइट। इसलिए उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कितने बल्ब हैं भाई, अगर 2 रूम फ्लैट है तो एक बल्ब, एक कमरे में 2 3 किचन लेटरिन बाथरूम सब मिला के कितने, 4 5 बल्ब हो गए। 5 बल्बों ने कितनी हीट छोड़ी? टोटल कितने मकान हैं, उनमें कितने बल्ब हो गए? यानी एक शहर में कितने बल्ब, 1 लाख से ज्यादा बल्ब। 1 लाख से ज्यादा बल्ब मतलब क्या छोड़ रहे हैं, वो हीट छोड़ रहे हैं। और चलो बल्ब तो हटा दिया हमने, लेकिन अब एसी, एसी क्या कर रहा है? हाँ जी, ठीक है आपके कमरे को ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर तो गर्म कर रहा। हाँ, ये समस्या है। बाकी आपके क्षेत्र में तो सबने अपने एसी के जो मुंह है वो दूसरे के मकान की तरफ कर रखे हैं। अब तो आने वाले समय में देखना क्या होगा, मास्क पहन के घूमोगे। चलो जी, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु में कराईकाल और पांडिचेरी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करते हैं। कराईकाल, पांडिचेरी, ये आपको पता है, ये सब पांडिचेरी के पार्ट है। यनम हो गया, माहे हो गया, कराईकाल हो गया, है ना। ये कावेरी बेसिन में भी प्रविष्ट होकर वर्षा करते हैं। कावेरी एकमात्र नदी है जो सदावहिनी है दक्षिण भारत की। सदावहिनी मतलब जिसमें पूरे 12 मास जल रहता है। गोदावरी कृष्णा बेसिन में प्रविष्ट चक्रवात लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जो अरब सागर शाखा के विभिन्न घाटों से होकर आई हवाओं से मिलकर मलनाद पठार पर 60 से 70 सेंटीमीटर चक्रवातीय वर्षा करते हैं। चक्रवातीय वर्षा पर खास ध्यान देना है ना। गोदावरी घाटी में प्रविष्ट चक्रवातीय हवाएं महाराष्ट्र में नागपुर पहुंचकर अरब सागर की ताप्ती घाटी शाखा से मिलकर 60 से 80 सेंटीमीटर चक्रवातीय वर्षा करती है। गोदावरी घाटी, नागपुर, ऑरेंज कैपिटल है नागपुर। क्या है, संतरे होते हैं वहां, बड़े अच्छे संतरे होते हैं। नीरी का हेडक्वार्टर है नागपुर में, किसका? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है। नीरी का हेडक्वार्टर कहां है? आंसर नागपुर में। महानदी घाटी में प्रविष्ट होकर हवाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 150 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा करती है। यह चक्रवातीय और पर्वतीय वर्षा है, किंतु इसका मुख्य कारण स्थलाकृति है, जिसका कारण महानदी बेसिन चारों तरफ से पर्वतों से घिरी है। अधिक वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धान का कटोरा। बड़ा अच्छा धान होता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, है ना। कहीं अंडे होते हैं तो अंडे की टोकरी बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। यहाँ पर धान अच्छा तो धान का कटोरा बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा हुगली के मुहाने में प्रविष्ट होकर, आप समझ पा रहे हो, नदियों के मुहाने, नदी जहां पर गिरती है वहां से मानसून प्रविष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? घाटियां है ना वो, नदी घाटियां। तो ऐसी हुगली के मुहाने में प्रविष्ट होकर दामोदर घाटी के सारे होते हुए छोटा नागपुर पठार पर हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग में पहुंचती है। हजारीबाग भी एक पठार है। हजारीबाग क्या है? प्लेट्यू में पहुंचती है, जिससे 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। इससे छोटा नागपुर पठार पर पर्याप्त वर्षा होती है, किंतु बाढ़ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास आती है। भाई नीचे जो होगा वहीं तो आएगी बाढ़, है ना। तो वर्धमान जिले में बाढ़ आती है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम बनाया गया। मैंने बताया था पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना है, और टेनेसी नदी घाटी की नकल है। यूएसए में टेनेसी नदी घाटी थी, वहां भी बाढ़ आती थी, उन लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजना चलाई तो सही हो गई। ठीक है, तो अब क्या है, 1948 में दामोदर घाटी निगम बनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात पूर्व से पश्चिम चलकर पूर्वी घाट पर्वतों से टकराकर पर्वतीय वर्षा करते हैं, जिसका औसत 150 सेंटीमीटर के लगभग होता है। बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा उत्तर पूर्व प्रवाहित होती है, जिसके कारण बांग्लादेश में अधिक ताप यानी 45 डिग्री का होना है। इसका प्रथम कारण ग्रीष्मकालीन में
जलाभाव तथा द्वितीय कारण बलुई एवं चिकनी मिट्टी का अत्यधिक गर्म होना है। बलुई मिट्टी मतलब जिसमें बालू है। बालू क्या होती है? ज्यादा गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है। आप मिट्टी रख दो, आप बालू रख दो, तो बालू क्या होगी? जल्दी गर्म होगी। बलुई मिट्टी ज्यादा गर्म होती है, चिकनी मिट्टी जल्दी गर्म होती है ना। यही कारण है कि बंगाल खाड़ी की शाखा फेरल के नियम अनुसार बांग्लादेश की तरफ आकर्षित होती है, किंतु किसी स्थलीय अवरोध के अभाव में वर्षा नहीं करती है। यह मेघालय पठार के लगभग 500 मीटर ऊंचे दक्षिणी कगार की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराने के फलस्वरूप पर्वतीय वर्षा करती है। चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा यानी 1145 सेंटीमीटर होती है। मासिनराम, कभी मासिनराम में कभी चेरापूंजी, अगल बगल ही है, ठीक है। तो अभी मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा अभिलेखित की गई है। बांग्लादेश के ऊपर से गुजरने वाली कुछ हवाएं सूरमा घाटी से होकर असोम घाटी में पहुंचती हैं। मिकिर हिल्स और उत्तरी कछार पहाड़ियों से कम ऊंचे होने के कारण वर्षा नहीं करती है, किंतु असम घाटी में ब्रह्मपुत्र में मई में बाढ़ के जल से वाष्पीकरण से नमी ग्रहण करके तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ पहुंचती है। कहां पहुंचती है? डिब्रूगढ़ पहुंचती है, जहां यह 250 सेंटीमीटर पर्वतीय वर्षा करती है। एक किताब भी लिखी उत्तराखंड के लेखक ने, डिब्रूगढ़ की बाढ़। किसने लिखी है? डिब्रूगढ़ की बाढ़। उत्तराखंड पीछे सा क्वेश्चन है शायद। हु रोट द बुक डिब्रूगढ़ की बाढ़? उत्तराखंड में बैठ के एक राइटर चिंता कर रहा है, कहां की? असोम की। यही इसी को भारत बोलते हैं। 250 सेंटीमीटर पर्वतीय वर्षा करती है, जिसका कारण हिमालय पर्वत श्रेणियों द्वारा 3 तरफ से घिरा होना है। स्थलीय अवरोध के कारण ये हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती, परंतु फेरल के नियम अनुसार, फेरल के नियम का पूर्ण उल्लंघन करती हुई हिमालय पर्वत के सारे पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है, जिनसे वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। किसने लिखी भाई डिब्रूगढ़ की बाढ़? उत्तराखंड के हैं लेखक। ठीक है भाई। पश्चिम बंगाल में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, बिहार मैदान में 100 से 150 सेंटीमीटर, प्रयागराज में 76 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। दिल्ली में वर्षा कितनी? 56 सेंटीमीटर। दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती हैं। इसके फलस्वरूप इन हवाओं से हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, पर प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार पर कम। हाँ जी, डिब्रूगढ़ की बाढ़ कैसी बात कर रहे हो? उत्तराखंड के लेखक हैं, बहुत जाने माने लेखक हैं। किसने लिखी? बोलो, नाम बोलो। लड़की क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड के लेखक हैं, डिब्रूगढ़ की बाढ़ लिखी है उन्होंने। क्वेश्चन बनाया कभी? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं इलाहाबाद 18 से 20 जून, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज तक पहुंचती हैं। दिल्ली में 25 जून। दिल्ली याद रखना भैया, क्वेश्चन बना हुआ एक बार। दिल्ली में कब? आंसर 25 जून। 25। गंगानगर राजस्थान में 1 से 5 जुलाई तक पहुंचती हैं। गंगा मैदान में पूरब से पश्चिम चलने वाली हवाओं द्वारा क्षैतिज वर्षा यानी एडवेक्शनल रेन होती है, जिसका कारण पूरब से पश्चिमी ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि होती है। इसकी एक शाखा सोन नदी घाटी से होती हुई अमरकंटक तक पहुंचकर नर्मदा शाखा से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है, जबकि आगे बड़ी शाखा चंबल बेसिन के सारे दक्षिण पश्चिमी बढ़कर अरब सागर की घाटी शाखा से टकराकर मालवा पठार पर वर्षा करती है। उत्तराखंड में बताया जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो मालवा राजस्थान से आए, है ना। चाहते तो वो नदियों के किनारे भी रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने पहाड़ों पर ऊपर चढ़े। क्या ढूंढे उन्होंने? जल स्रोत ढूंढे, वहां रहे। बड़े समझदार थे, उनको पता था कि नदी के किनारे सभ्यताएं ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। कुछ गांव बसे, लेकिन बिल्कुल नदी के किनारे नहीं बसे। नदी के किनारे जो बसे हैं वो बाद वाले गांव, ठीक है। और फिर डर भी था भाई। एक मुगल राजा था औरंगजेब, जिसने बहुत से लोग कन्वर्ट किए थे। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने धर्म को क्या, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, हम सह लेंगे, पहाड़ों के सीनों को चीरकर सीढ़ी नुमा खेत बना लेंगे, खड़ंचे लगा के रास्ते बना देंगे, लेकिन क्या इस्लाम ग्रहण नहीं करेंगे।
हम अपनी जगह छोड़ देंगे, हम पहाड़ों पे रह लेंगे, कठिन जीवन जी लेंगे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, है ना। ठीक है। तो गंगा मैदान में पूरब से पश्चिम चलने वाली हवाओं द्वारा क्षैतिज वर्षा यानी एडवेक्शन रेन होती है, जिसका कारण पूरब से पश्चिमी ऊंचाई में क्रमशः वृद्धि है। इसकी एक शाखा सोन नदी घाटी से होकर अमरकंटक तक पहुंचकर नर्मदा शाखा से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है, जबकि आगे बड़ी शाखा चंबल बेसिन के सहारे दक्षिण पश्चिम बढ़कर अरब सागर की घाटी से टकराकर मालवा पठार पर वर्षा करती है। सोन एवं चंबल शाखाओं के कारण पठार का अधिक ऊष्मन है। सोन एवं चंबल शाखाओं के कारण पठार का अधिक ऊष्मन है, जिससे हवाएं फेरल नियम के पूर्ण विपरीत हो जाती है। फेरल के नियम का उल्लंघन होता है यहां पर। गंगा मैदान के ऊपर से होकर गुजरने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं राजस्थान पहुंचकर अधिक गर्म होकर अपनी सापेक्षिक आर्द्रता कम कर देती हैं और अरब सागरीय शाखा से मिलकर चक्रवात बनाती हैं, किंतु इनसे वर्षा अत्यधिक कम होती है। हाल के वर्षों में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र में सघन वनस्पति फसलों एवं आर्द्र भूमियों में वृद्धि के कारण जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसी कारण वहां की चक्रवाती हवाएं जलवाष्प को ग्रहण करने के बाद वर्षा करती हैं, यानी राजस्थान में भी बाढ़ आने लगी भाई। अब क्या आने लगी? हरियाली हो गई ना, वहां भी बाढ़ आ रही है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। थार के मरुस्थल में इन चक्रवातों द्वारा उठी संवहन तरंगें क्षोभ सीमा के पास से फेरल के नियम अनुसार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मुड़कर पूर्वा जेट बन जाती है, जो हिंद महासागर पर उतरकर उच्च वायुदाब बनाकर ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून को पुनः तीव्र करती है। मिला भाई डिब्रूगढ़ की बाढ़। नारायण सिंह थापा, किताब में लिखा हुआ है, किताब में चेक करो, नेट पे मत जाओ, नेट पे कई बार गलत इंफॉर्मेशन होती है। दो किताबें याद है मुझे जो पेपरों में देखी मैंने। एक देखी मैंने भैंस का कट्या, एक क्वेश्चन वो देखा था मैंने, और एक देखा था कौन सा, डिब्रूगढ़ की बाढ़। भैंस का कट्या किसने लिखी और डिब्रूगढ़ की बाढ़ किसने लिखी, ये दो क्वेश्चन ढूंढ के रखो तब तक। मैं शरद ऋतु के बारे में बता रहा हूँ। कूल सीजन, शरद ऋतु मध्य सितंबर से प्रारंभ होकर मध्य नवंबर में समाप्त हो जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। सितंबर के पहले सप्ताह में देखो, राजस्थान में देर में पहुंच रहा और जल्दी जा रहा है, ये भी समस्या है। सबसे देर में कहां पहुंच रहा है? राजस्थान। और सबसे जल्दी कहां से जा रहा है? राजस्थान से। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका होता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थिर हो जाता है और नवंबर के शुरू में कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए इसे मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु भी कहते हैं। किसको? शरद ऋतु को। मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून के लौटने की ऋतु कौन है? आंसर कूल सीजन, शरद ऋतु। देश के सुदूर दक्षिणी भागों में मानसून प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया दिसंबर तक जारी रहती है। देखो, सबसे पहले दक्षिण पहुंच रहा है और सबसे देर में दक्षिण से जा रहा है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप से पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेशों में इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवातीय तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं।
आपने अरब सागर में कम देखे होंगे चक्रवात उठते हुए, लेकिन आपने बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में क्या देखे होंगे, बंगाल की खाड़ी में खासकर। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो सदियों से क्या चक्रवातों से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, विनाश हो रहा है वहां पर। वो तो अब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना, मतलब आपदा प्रबंधन जो है कि आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद, ये 3 वर्ड याद रखने हैं आपने आपदा प्रबंधन में। उसकी वजह से उड़ीसा में जन धन की हानि कम हो रही है। पहले ही मौसम विभाग बता देता भैया चक्रवात आने वाला है, खाली करो। लाखों लोगों को शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगहों पर, ये पता है, शेल्टर्स जो होम होते हैं, और तब जाके वहां के लोग बसते हैं। और फिर अब निर्माण कार्य भी इस तरह से हो रहे हैं कि चक्रवातों का कम से कम क्या हो, असर हो, है ना। ये नहीं कि बॉटल ट्री लगा दिए, अगर आपने बॉटल ट्री लगा दी अपने मकान के आगे, चक्रवात ने आना है, उस पेड़ ने गिरना, आपका मकान टूट जाना है। तो वहां फिर वनस्पति भी उसी हिसाब से लगाई जा रही है। समझ में आ रहा है भाई, आदमी मरता कैसे है, पेड़ के नीचे गिर के। अब आपने बॉटल ट्री लगा दिया, चक्रवात आया तो वैसे भी सीधे खड़े होते हैं, ऊपर रहते हैं पत्ते उसके। अब चक्रवात क्या करेगा उसको, हवाएं जो होंगी नीचे गिराएगा, पता चला कोई आदमी भाग रहा है उसके ऊपर गिर गया। तो इसलिए बोला जाता है वहां पर कि इस तरह के वृक्ष न लगाएं, आपके घर की सुंदरता आपकी जान ले सकती है। समझ में आ गया, ये चीजें हैं। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको वार्षिक वर्षा, क्या बताऊंगा, और भारत के जलवायु प्रदेश बताऊंगा। साथ में एक फॉर्मूला याद करना आपने, वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता बोलते हैं उसको, वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल। उसमें एक विचरण गुणांक निकालना पड़ता है, सीवी। क्या निकालना पड़ता है, तो मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य यानी मीन इनटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन बन चुका है फॉर्मूला वाला। विचरण गुणांक का फॉर्मूला है, तो विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य यानी मीन इनटू 100। समझ में आया, हाँ क्वेश्चन बन रखा है। फिर भारत के जलवायु प्रदेश वो किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, ये कोपेन की योजना के हिसाब से आते हैं क्वेश्चन कि AMW कहाँ है, तो गोवा में है। AS कहाँ है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पे किस प्रकार की जलवायु है, AS मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसून प्रकार। AW कहाँ है, DFC कहाँ है, E कहाँ है, तो E जो है वो ध्रुवीय, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। कोपेन की जो जलवायु बता रखी कैपिटल E, यानी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। ये क्वेश्चन बनते हैं प्री में, हल्के में मत लेना इनको। हाँ जी, प्री में आया था ना, हाँ दोबारा आएगा। जहां पे आप छोड़ोगे और ये बोलोगे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, वहीं से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, इतना ही करो।